स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, इसलिए स्मोकिंग मारता है। शराब पीना भी हेल्थ के लिए इंजरियस है। डीबीटी जेआरएफ 2018 प्री एग्जाम सीरीज का ये पार्ट 3 है, डीबीटी जेआरएफ 2017 के एग्जाम से। याद है ये गाना? नो डाउट ये गाना बड़ा मशहूर है और इसने वोदका को भी काफी मशहूर कर दिया, एक और टाइप की दारू। और जब दारू की बात करते हो तो क्या शोले का ये सीन भूल जाते हो जब वीरू टंकी पे चढ़ गया था बसंती के लिए, मौसी से परेशान होकर के, ताकि मौसी मान जाए और बसंती की शादी उससे करा दे। यार दारू पी करके तो ना बहुत अजीब तरह काम होते हैं। इंडीड शोले में जय और वीरू की जोड़ी को कौन याद नहीं करता, लीजेंड है ये। और इन दोनों की दोस्ती और एक साथ किए हुए काम आज भी हमें उस मूवी में याद आते हैं। यार दोस्तों एक और भी थे, जय और वीरू नहीं, इन दोस्तों ने भी एक ईगल बार में एक दिन बियर का ग्लास लेकर के कुछ बातें बोली, वो बातें जो लीजेंड बन गई। बातें क्या बोली थी इसका बोर्ड तो आज भी लगा हुआ है उस बार के बाहर। बात थी 28 फरवरी 1953 की, जब वाटसन क्रिक ने अपने डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाया था लोगों को इसी बार में। उसी डीएनए के स्ट्रक्चर की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, और नोबेल प्राइज तो मिलना भी था। आखिरकार उन्होंने एक ऐसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताया था जिसके बारे में आज हम जानते हैं कि लाइफ की हर गुत्थी का हल उसमें है। वो जीवन की कुंजी है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो गवर्न करता है कि हमारी लाइफ कैसे होगी, जो डिसाइड करता है कि हम क्या हैं और क्या होंगे। इनकी डिस्कवरी के साथ भी कैरी मुलिस की ये लाइनें काफी अच्छी बैठती हैं कि गुड आइडिया के लिए बहुत कुछ होना जरूरी है, और उनमें बहुत कुछ के अंदर है कोइंसिडेंसेस, नेविटी और कुछ लकी मिस्टेक्स। अदरवाइज जो काम उन्होंने किया था और जो स्ट्रक्चर उन्होंने समझाया था, डाटा तो जनरेट करने वाले कोई और लोग थे, लेकिन नियति में तो इन्हीं का नाम लिखा हुआ था। यही थे जो उस डाटा को समझ पाए और उसे इंटरप्रेट करके वो स्ट्रक्चर बना पाए, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला। कई बार चीजें हमारे सामने होती हैं बट हम समझ नहीं पाते, अगर समझ जाते हैं तो भाई कामयाब हो जाते हैं। आई फ्लाई के तरीके भी कुछ ऐसे ही हैं, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। लाइनों के पीछे छुपी हुई वो इन्फॉर्मेशन जो कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं, वो भी सामने ला खड़ा कर देते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तो ये पूछने वाले हैं ना कि भाई तुम्हारी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कितनी लाइनें याद कर रखी हैं, रट कितनी रखी हैं। इससे एग्जाम क्लियर नहीं होता। एग्जाम क्लियर करने के लिए तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन कहां से और उसका मतलब क्या था, देखने का एंगल क्या था। क्वेश्चन नंबर 75, एसिंक्रोनस एनिमल सेल्स। एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि एक ऐसा कल्चर जिसमें सेल्स अलग अलग स्टेज में, कोई सेल G1 में, कोई G2 में, कोई M में, कोई S में, इनको स्टेन किया गया, फ्लोरोसेंट किया गया, इनके डीएनए बाइंडिंग टैग के साथ में, फिर फ्लो साइटोमेट्री में एनालाइज किया गया कि डीएनए क्वांटिटी कितनी है। ये जो पीक की हाइट है ये क्वांटिटी को इंडिकेट कर रही है, और यहां पे दो पीक दिख रही हैं। जब भी कभी ये दो पीक वाले डायग्राम देखो और सेल साइकिल की बात करो तो समझो कि ये है आपकी नॉर्मल सेल, मान लीजिए डिप्लॉयड है तो 2x, और ये वाली पीक इंडिकेट कर रही है आपके 4x के लिए। सेल साइकिल के लेक्चर को रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि वहां पर इस ग्राफ को और अच्छा समझाया गया है। अब क्योंकि यहां इस डायग्राम में ट्रीट करने के बाद मुझे केवल ये 4x वाली पीक मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें याद होगा कि सेल साइकिल में G1 फेज के अंदर अगर 2x डीएनए है तो S फेज के स्टार्टिंग में तो 2x होता है, लेकिन S फेज में डीएनए डिवाइड करता है तो S फेज के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो 4x हो जाएगा। मतलब अगर वो डिप्लॉयड था तो टेट्राप्लॉयड हो चुका है यहां तक। और ये 4x M फेज के मिडिल तक रहता है, मतलब मेटाफेज एनाफेज तक 4x रहेगा पर सेल। लेकिन जैसे ही टीलोफेज आएगा ये सेल बढ़ जाएगी 2 हिस्सों में, और हर सेल के अंदर 2x हो जाएगा। अब क्योंकि यहां पे ज्यादातर सेल्स मेरी दिखाई दे रही हैं मुझे डबल अमाउंट ऑफ डीएनए दी हुई, तो इसका मतलब या तो ये G2 की है या फिर ये मिडल M फेज की, एनाफेज तक की। तो आंसर है C। ऐसे ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी सॉल्व किया था और वो म्योसिस के लिए था। लॉजिक कुछ वैसे ही है सेम। आई फ्लाई की क्लासेस में हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए हर टॉपिक बहुत बड़ा है, उस टॉपिक में से केवल कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। अगर आप ये वीडियोस कंटिन्यूअस काफी टाइम से देख रहे हो तो इतना तो आपको समझ में आने लगा होगा कि हर एग्जाम में मोर और लेस कुछ कॉमन बातें पूछी जाती हैं। ये पता लगाना कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, ये हम लोग का एक्सपीरियंस है, और इसीलिए हम जो सिलेबस डिजाइन करते हैं, जो क्लासेस में पढ़ाते हैं, ये मैटर उस कंसाइज पॉइंट पर टिका होता है जिसकी वजह से हम कम पढ़ करके ज्यादा नंबर स्कोर कर लेते हैं। क्लासेस लाइव अवेलेबल है स्काइप पर। जिन लोगों के पास लाइव आने का टाइम नहीं होता, उनकी कॉलेज की क्लासेस होती हैं, या फिर वो कहीं नौकरी कर रहे हैं, या फिर उनकी घर की कंडीशन ऐसी है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्लास के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि रात को 12 बजे के बाद मौका मिल रहा है पढ़ने का। इन क्लासेस को करने के लिए सही मायने में कोई टाइम नहीं चाहिए, केवल एक इच्छा शक्ति चाहिए।
क्या तुम अपने एग्जाम वाकई में क्लियर करना चाहते हो? क्या तुम डेडिकेटेड हो अपना एग्जाम पार करने के लिए? और अगर तुम तैयार हो और तुम्हारे पास टाइम है, चाहे रात के 2 बजे का हो, तो भाई हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। आई फ्लाई की क्लासेस तुम्हारे लिए तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग है। जब भी तुम चाहोगे तब क्लास आएगी। अब बताओ कैसे बचोगे? कितने बहाने बनाओगे? बहुत बार तो हम लोग ये कहते रहते हैं हमारी कंडीशन ऐसी है, हमें पढ़ाने वाले नहीं मिलते, हमारे शहर में कोई कोचिंग नहीं है, हमारे पास टीचर नहीं है। अब टीचर तुम्हारे घर पर है, टाइम भी तुम्हारे अकॉर्डिंग है। अब एग्जाम से बच सकते हो क्या? अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो भाई एग्जाम भी निकलेगा। पता है ये एग्जाम एक तुम्हारे मन का एक डर है। जब तक तुम अपना आलस नहीं छोड़ते, खड़े नहीं होते, तैयारी करने का मन नहीं बनाते, तब तक ये एग्जाम पार नहीं होता। सप्ताह में कुछ दिन भी दोगे पढ़ने के लिए तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। बस ये भी बात है कि देखो, किसान की तरह जितनी मेहनत अपने खेत में करोगे, फसल भी उतनी अच्छी होने वाली है। जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो पढ़ने में, एग्जाम के रिजल्ट भी उतने अच्छे होंगे। देखो हम लोग तो तुम्हारे अकॉर्डिंग है। कम पढ़ना चाहते हो कम पढ़ लो, ज्यादा पढ़ना चाहते हो ज्यादा पढ़ लो। बट ये तुम भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूं कि जितनी ज्यादा मेहनत हम लोग करेंगे, रिजल्ट भी उतने ही बढ़िया आएंगे। क्वेश्चन नंबर 76। अब इनमें से कौन सा EIF2 अल्फा काइनेज है? देखिए ये जो नाम होते हैं इनको पढ़ना सीख लो। स्मॉल ई का मतलब है यूकैरियोटिक, और IF का मतलब है इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर फॉर ट्रांसलेशन। और यहां 2 अल्फा काइनेज की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा है जो अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स में एक्टिव होता है। देखिए हमारी सेल में एक डिफेंस सिस्टम है, हर सेल के अंदर। ये मैं इम्यून सिस्टम की बात नहीं कर रहा, सेलुलर लेवल पर डिफेंस सिस्टम है जो ये इंश्योर करता है कि जो आरएनए बन रहे हैं ठीक बन रहे हैं, यानी अगर आरएनए गड़बड़ बन रहे हैं तो डिग्रेड कर देते हैं उनको। तो सिमिलरली जो प्रोटीन बन जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, अगर वो प्रोटीन मिसफोल्डेड है तो वह कार्ल नेक्सिन, कार्ल रेटिकुलिन, बिप नाम के चैपरॉन्स होते हैं, लैक्टिन्स कुछ एक, जो कार्बोहाइड्रेट लगे हुए प्रोटीन्स को पहचानते हैं, तो बिना कार्बोहाइड्रेट लगे प्रोटीन्स को पहचान लेते हैं और ये चेक करते हैं कि वो ठीक है या नहीं। खासतौर से बिप नाम का मॉलिक्यूल जो कि एक मॉलिक्यूलर चैपरॉन है, ये प्रोटीन्स को हेल्प करता है कि भाई सुधर जाओ, ठीक से मुड़ जाओ। बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर ये प्रोटीन ठीक से फोल्ड नहीं हो रहा तो छोड़ नहीं देते इसको, क्योंकि अगर अनफोल्डेड प्रोटीन छोड़े तो अनफोल्डेड प्रोटीन आपस में चिपक करके क्लस्टर तैयार कर लेते हैं, और थर्मोडायनेमिकली ये भी काफी स्टेबल होते हैं। अमाइलोइड प्लाक की कहानी याद है अल्जाइमर डिजीज के अंदर जो न्यूरॉन्स में होती है? वहां इसी सिस्टम में दिक्कत है। अनफोल्डेड प्रोटीन आपस में चिपक करके अमाइलोइड प्लाक बनाते हैं, और जिससे ये बुरी बीमारी होती है अल्जाइमर डिजीज, न्यूरॉन्स का डीजनरेशन हो जाता है। ऐसी बहुत सारी बीमारी आज की तारीख में हम लोग जानते हैं जो केवल अनफोल्डेड प्रोटीन की वजह से होती हैं, और इन्हीं बीमारी को स्टडी करते करते हमें समझ में आया कि देयर इज अ डिफेंस सिस्टम। अनफोल्डेड प्रोटीन को पहचान करके PERK नाम के काइनेज एक्टिवेट होते हैं, जो कि आपका आंसर भी है। और ये बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करते हैं अलग अलग पाथवेज के द्वारा, जो पाथवे मिलजुल करके ये इंश्योर करती हैं जो ये अनफोल्डेड प्रोटीन्स हैं ये सेल में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। समस्याओं को रोकने के इलाज है। क्वेश्चन नंबर 76। ई कोलाई आरएनए पॉलीमरेज के अंदर 6 सब यूनिट हैं, 2 अल्फा की, एक बीटा की, एक बीटा डैश की, एक ओमेगा की। हालांकि ओमेगा को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, काफी लोग बोलते हैं काफी लोग बोलते हैं नहीं है, बट चलो बोल रखा है मान लेते हैं। और साथ में एक सिग्मा। आरएनए पॉलीमरेज की यूनिट कितनी है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है सिग्मा। सिग्मा आरएनए पॉलीमरेज नाम के ट्रक के लिए ड्राइवर की तरह काम करता है, और सिग्मा है जो पहचानता है कि प्रमोटर कहां है। सिग्मा 70 एक जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो ज्यादातर जीन्स को ऑन करने के लिए आता है। अदरवाइज बैक्टीरिया में और बहुत तरह के सिग्मा मिलते हैं, सिग्मा 32, सिग्मा 18, सिग्मा 54, अलग अलग टाइप की जीन को एक्सप्रेस करने के लिए। जीन कौन सी एक्सप्रेस करेगी ये सिग्मा कंट्रोल में। आरएनए पॉलीमरेज नहीं जानता कि कहां बाइंड करना है। देखिए बैक्टीरिया का जो प्रमोटर होता है वहां पर 2 इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, -10 और -35। उन सीक्वेंस को ही पहचानने का जिम्मा सिग्मा का है। सिग्मा के पास ही हेलिक्स टर्न हेलिक्स लूप्स मिलते हैं जो इन 2 साइड से पहचान सकते हैं, और वो आरएनए पॉलीमरेज को करेक्टली यहां लेके आते हैं और बाइंड करा देते हैं। सिग्मा का काम केवल इनिशिएशन तक है, इसलिए जब सिग्मा अपना काम कर लेता है, जब आरएनए बनना शुरू हो गया तो सिग्मा चला जाता है छोड़ करके। सिग्मा है जो आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करवाने में कि प्रमोटर कहां पर है और कहां पर है। उसमें -10 और -35 सीक्वेंसेस जो कि प्रमोटर की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है। ऑप्शन नंबर बी। CSI और नेट का खास तौर से जो सिलेबस है, ये सिलेबस इतना ब्रॉड है कि इसमें बहुत सारे एग्जाम समझ आते हैं। गेट के भी काफी सारे पेपर कवर हो जाते हैं। DBT JRF हो, सेलेक्ट हो, PhD का एंट्रेंस हो, ICMR का JRF हो, ये ARS हो। अकेले CSIR नेट के एग्जाम की तैयारी से इन एग्जाम्स की भी सभी तैयारी हो जाती है। हाँ, कुछ एग्जाम में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है। इंडियट अगर आपने CSIR नेट और गेट दोनों की तैयारी कर ली एक साथ, तो उसके बाद ज्यादातर एग्जाम कवर हो जाते हैं।
कभी दिमाग में यह मत लेके आओ कि हर एग्जाम के लिए तैयारी अलग से करनी होती है। तैयारी हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी भी टॉपिक को हर उस एंगल से पढ़ो कि जहां कहीं भी वो पूछा जा सके, आप उसकी बात कर सको। अब जैसे CSIR के अंदर अगर मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूं तो जहां वो ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में बात करेगा, तो भाई ICMR के एग्जाम में सेम वही इंफॉर्मेशन डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, तो गेट के अंदर उस इंफॉर्मेशन की इंप्लीकेशन आती है। इंफॉर्मेशन तो सेम वही है ना। इसलिए जब हम इंफॉर्मेशन पढ़ाते हैं तो अपनी क्लासेस के अंदर ये ध्यान रखते हैं कि हर इंफॉर्मेशन को हर एंगल से पढ़ाया जाए, ताकि फिर जब भी कोई भी क्वेश्चन आप देखो तो आपको केवल एक ही बात याद आए, आई फ्लाई का ऐसा, तो फिर घबराने की क्या बात। क्वेश्चन नंबर 78, गाइड RNA का यूज कर रहे हैं DNA से बाइंड कराने के लिए, टारगेट करने के लिए डबल स्ट्रैंड ब्रेक को। भाई एक ही कहानी ऐसी है जिसमें किसी RNA का इस्तेमाल करके DNA में कट लगाएंगे, और वो कट लगाते हैं एडिटिंग करने के लिए, जीन को मॉडिफाई करने के लिए या डिलीट करने के लिए, और इसी का नाम है CRISPR। बैक्टीरिया से अडॉप्ट किया है हम लोगों ने। बैक्टीरिया में अपना एक डिफेंस सिस्टम है ये, और वहां एक Cas9 नाम का एंजाइम है जो सारी प्रोसेस में हेल्प करता है। आज की तारीख में हम लोग जानबूझ करके एक ऐसा RNA तैयार करते हैं जो टारगेट जीन से बाइंड कर सके, और बाद में या तो हम उसमें कट लगा करके उसको बेकार कर सकते हैं या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। RNA एडिटिंग का वन ऑफ द बेस्ट मेथड है आज की डेट में, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि यह है जीन एडिटिंग बाय CRISPR का सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 79, एपिडर्मोलिसिस बुलोसा सिंप्लेक्स, ये बीमारी है। इस बीमारी में जो हमारी स्किन की सेल्स हैं वो डिग्रेड होना शुरू आती है। स्किन के सेल हमेशा डिग्रेड तब होंगी जब वो आपस में इंटरेक्शन खो दें। कोई भी एक नॉर्मल सेल, खास तौर से जब हम स्किन की बात करें, तो वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का चिपकी रहती हैं, जिससे हमारी बॉडी की और टिश्यू की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। ECM को सेल से बाइंड कराने के लिए सेल के अंदर के बहुत सारे मॉलिक्यूल जिम्मेदार हैं, जैसे कि एक्टिन फिलामेंट्स, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और ये फिलामेंट्स डिफरेंट प्रोटीन के साथ चिपक करके मेम्ब्रेन और ECM के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जंक्शंस। जैसे कभी आपने हेमिडेस्मोसोम का नाम सुना हो, या फोकल एडेशन। EBS डिजीज में सेल के अंदर मिलने वाले केराटिन्स खराब हो जाते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और इनके खराब होने से जो ये सेल ECM का जंक्शन है टूट जाता है और सेल उखड़ना शुरू हो जाती है। इसी के उखड़ने की वजह से वहां इन्फ्लेमेशन रिएक्शन शुरू होती है और सेल्स का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर मेरा ECM खराब हो जाए या फिर कोलेजन फाइबर्स खराब हो जाए तो इनके लिए भी अलग अलग तरह के डिजीज अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 80, वो जीन्स जिनको हम लोग सेल्स को रीप्रोग्रामिंग करने के लिए इस्तेमाल करें। हमने सोमेटिक सेल ली, और अगर सोमेटिक सेल को मैं रीप्रोग्राम करके स्टेम सेल में कन्वर्ट कर दूं तो इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल। मेडिकल साइंस में इन सेल्स का बहुत इस्तेमाल है, खास तौर से जब कभी हार्ट बाईपास सर्जरी होती है। आज की तारीख में ज्यादातर इन सर्जरीज में हम लोग इंसान से, पेशेंट से उसकी खुद की सेल को निकाल करके iPSC में कन्वर्ट करते हैं और उन सेल्स को ऑपरेशन की जगह पर डाल देते हैं। इनकी वजह से ये सेल्स बड़ी जल्दी से घाव को बढ़ने में हेल्प करती हैं। देखिए, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स वो होती हैं जो प्रॉपर सिग्नल मिलने पर डिफरेंशिएट करके पर्टिकुलर टाइप के सेल टिश्यू बन सके। सोमेटिक सेल्स को iPS बनाने में KLF4, SOX2, OCT और बहुत तरह के दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेल्स को इनिशिएट करते हैं और इनसे ऑन होने वाले जीन एक डिफरेंशिएटेड सेल को अनडिफरेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट कर देते हैं और इसी को बोलते हैं रीप्रोग्रामिंग। आंसर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। किसी भी एडल्ट सेल को अगर आप ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दोगे जो उनकी उन जीन्स को ऑन कर दे जिससे वो स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो इन स्टेम सेल्स को हम iPS सेल बोलेंगे। जरूरत पड़ने पर हम इन्हीं सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं मेसोडर्म वाले टिश्यूज बनाने के लिए, जैसे कि कार्डियक मसल जो मैं बात कर रहा था, या फिर लंग सेल्स, थायराइड सेल्स, पैंक्रेटिक सेल्स। इसलिए इस पूरी स्टोरी का मेडिकल बहुत इंप्लीकेशन है। आजकल ऐसा तो नहीं है कि हर बीमारी में इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी सर्जिकल प्रोसेस के अंदर इनका सक्सेसफुल यूज हो चुका है और इसीलिए ये साइंस एक बहुत पोटेंशियल लेके आती है जो आगे आने वाले टाइम में काफी सारी लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 81, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट ने डिवाइड करना शुरू कर दिया रैपिडली और लार्ज नंबर ऑफ सेल बनाई शॉर्ट टाइम के अंदर, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज, उसके द्वारा। अब देखिए, जो शुरुआत की स्टेज है तो हमारी 2 सेल स्टेज से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 64 बहुत तेजी से बनती है। ये मरुला की बनने की कहानी है। नोटिस कीजिए, सेल का नंबर तो बढ़ रहा है बट टोटल वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होती। और अब खुद सोच के देखो यार, अगर सेल का नंबर बढ़ाना है लेकिन साइज नहीं बढ़ना, तो जो सेल साइकिल है इनकी वो है S फेज के बाद में M फेज, फिर S फेज, फिर M फेज, फिर S फेज, फिर M फेज।
मतलब डीएनए डिवाइड करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं, डीएनए डिवाइड करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं, बीच में G1 और G2 फेज तो खाई गए, इसीलिए तो ग्रोथ नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी। ये है वो जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के अंदर या फिर अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सेल साइकिल की स्टेज गायब हो जाती है, G1S। तो कुछ कहानियों में ऐसा भी होता है, जैसे न्यूरॉन की सेल जब वो बनती हैं तो बनने के बाद में वो अरेस्ट हो जाती हैं एक सेल साइकिल के फेस में, और वो फेस है G0। क्वेश्चन नंबर 82, सेल साइकिल रेगुलेटरी जीन CDC, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी भी, इनकी डिस्कवरी। इनको डिस्कवर किया था पॉल नर्स ने ईस्ट सेल के अंदर, और जेनेटिक अप्रोच जो इस्तेमाल की गई थी वो क्या थी? देखो प्रोसेस ये थे कि इन्होंने टेम्परेचर सेंसिटिव ईस्ट की सेल ढूंढी जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो डिवाइड करती हैं, लेकिन 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिवाइड नहीं करती। और फिर उन्होंने ह्यूमन की कंप्लीमेंट्री cDNA का इस्तेमाल किया और वो डाल के देखा कि किसके अंदर वो वापस रिवर्ट बैक हो गई। देखिए, जब कभी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई जीन खराब हो रखी हो और अगर हम उसे बाहर से उस जीन की कोई सही कॉपी प्रोवाइड करा दें तो वो ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन रिटेन कर लेता है। इसको हम कंप्लीमेंटेशन कहते हैं। और इस केस में जो कंप्लीमेंटेशन किया गया था वो cDNA का इस्तेमाल करके किया गया था, इसलिए ये है cDNA कंप्लीमेंटेशन ऐसे। अब तुम सोच रहे होगे यार कहां से एक्सपेरिमेंट उठा के ले आते हैं, बट पता है सेल साइकिल बिना इसके कभी नहीं पड़ी जाती। और इसीलिए जब भी हम कभी आई फ्लाई के अंदर सेल साइकिल का मॉलिक्यूलर कंट्रोल स्टार्ट करते हैं तो शुरू के 10 मिनट इसी एक्सपेरिमेंट के लिए होते हैं, ताकि समझ सको और इसकी थ्रू आप और भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट को इमेजिन कर सको कि क्या होता होगा और कैसे होता होगा। क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन सा मैकेनिज्म है जो कन्वर्ट करता है CRBB, जिसे हम लोग EGFR भी कहते हैं? देखिए, जब भी कभी इन मॉलिक्यूल्स में C लिखा हो मतलब सेल के अंदर पाया जाने वाला, अब ये ERB कैपिटल B ये असल में एक EGFR है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का एक रिसेप्टर। और ये पूछ रहे हैं कि कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो सकता है। ऑन्कोजीन मतलब कैंसर कॉज करने वाली एबिलिटी। देखिए, स्टोरी तो है ट्रंकेशन की। ये प्रोटीन का जब पार्ट टूट जाता है तो साइटोप्लाज्मिक पार्ट सिग्नल ट्रांसलेशन पाथवे शुरू करता है और न्यूक्लियस को मैसेज देता है उन जीन्स को ऑन करने के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाती हैं। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स उन जीन्स को ऑन करते हैं जो सेल को डिवीजन के लिए प्रमोट करते हैं। नॉर्मल सिग्नलिंग के मुकाबले और इसमें बस इतना ही फर्क है कि यहां सिग्नलिंग कंटिन्यूएशन की है। EGF का रिसेप्टर और ऐसे ही बहुत सारे रिसेप्टर्स HER2 फैमिली में आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में भी डिस्कवर किए गए थे। और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स में से एक है कि कैसे कैंसर होता है, उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 86, देखिए जब यूकैरियोट्स में RNA बनता है तो उस RNA में काफी सारे पार्ट ऐसे भी होते हैं जिन्हें कट के बाहर निकलना है। आमतौर पर इन पार्ट्स को हम लोग इंट्रॉन कहते हैं। इंट्रॉन निकालने के लिए मैसेंजर RNA से तो स्प्लाइसोसोम आते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं राइबोसोमल RNA की तो वहां के इंट्रॉन्स खुद अपने आप को काट के निकाल सकते हैं। इसलिए राइबोसोमल RNA में पाए जाने वाले इंट्रॉन्स को, जिन्हें हम ग्रुप 1 या ग्रुप 2 इंट्रॉन भी कहते हैं, ये वो इंट्रॉन है जो राइबोजाइम का एग्जाम्पल है। ऐसे RNA जो कैटालाइज करना जानते हैं, हालांकि कैटालिसिस में वो अपने आप को काट के निकालते हैं। मैसेंजर RNA में जो इंट्रॉन है उन्हें हम लोग GUAG इंट्रॉन कहते हैं, लेकिन इन इंट्रॉन को काट के निकालने के लिए मुझे स्पेशल एंजाइम चाहिए होते हैं जिन्हें हम लोग सिनप्स भी कहते हैं। SNRNA एंड प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स। माई RNA को बनाने के लिए याद होगा तुम्हें डाइसर नाम के एंजाइम्स होते हैं। न्यूक्लियर मैसेंजर RNA के इंट्रॉन्स को निकालने के लिए सिनप्स होते हैं। वहीं ट्रांसफर RNA से भी इंट्रॉन निकालने के लिए अलग तरह के एंजाइम्स हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैसेंजर RNA काफी हद तक बैक्टीरिया के मैसेंजर RNA जैसा है, उसकी कहानी बैक्टीरिया से मिलती जुलती है। तो भाई इस क्वेश्चन में एग्जामिनर सही ऑप्शन डालना ही भूल गया। सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन के एग्जाम्पल्स राइबोसोमल RNA में पाए जाने वाले टाइप 2 और टाइप 1 इंट्रॉन्स है, जो कि यहाँ कहीं पर अवेलेबल नहीं है। इसलिए जिसने भी कभी ये एग्जाम किया होगा तो उसने जो भी टिक किया होगा वो उसका आंसर था। अगर आपकी नॉलेज सटीक है और आपको पूरे डिटेल में पता है कि भाई कहानी क्या है, तो ऐसे क्वेश्चनों को देख करके आप पकड़ लेते हो कि वहां क्वेश्चन में गलती है या तुम्हारी याददाश्त में। क्वेश्चन कभी ऐसा सामने आ जाए जिसमें तुम 100% श्योर हो कि भाई इसमें आंसर नहीं है या ये क्वेश्चन गलत है, तो कभी छोड़ के मत आना, क्योंकि जिस पे भी टिक करोगे नंबर तो पूरे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, एक ट्रेट है और ये मैन से ट्रांसफर हो रहा है उसके ग्रैंडसन को, लेकिन अल्टीमेटली जा रहा है डॉटर के थ्रू। मतलब मैन ने ये ट्रेट दिया है अपनी डॉटर को और उसकी डॉटर ने दिया है उसके सन को, मतलब ग्रैंडसन को। जब भी कभी कोई ट्रेट ऐसा हो जो मेल से फीमेल में जाता हो और फीमेल से मेल में प्रोजेनी के अंदर, तो भाई ऐसे ट्रेट्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करने वाले एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स क्रोमोसोम की कहानी है। देखिए, एक्स क्रोमोसोम मेल के पास भी और फीमेल के पास भी है, लेकिन जब भी कभी पेरेंट्स बच्चे पैदा करते हैं तो एक्स क्रोमोसोम फादर का केवल गर्ल्स में जाता है। एक्स क्रोमोसोम कभी लड़के के पास नहीं जाएगा फादर का, क्योंकि लड़के के पास जाएगा वाई क्रोमोसोम। उसके बेटे के पास जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम होता है
वो माँ से आया होता है। अगर पिताजी ने एक्स क्रोमोसोम दिया तो भाई माँ भी तो केवल एक्स ही दे सकती है, और जब 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे तो फिर मेल नहीं बनने वाला, फीमेल बनेगा। तो ये डॉटर है जो नेक्स्ट प्रोजेनी में उस एक्स क्रोमोसोम को देगी अगर उसमें डिजीज है तो, जो फादर से मिला था। एक्स लिंक्ड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें ये बात देखने को मिलती है कि माँ से वो ट्रेट जाता है सन के पास, सन से जाता है डॉटर के पास, और डॉटर से जाता है फिर वापस सन के पास। और यही पहचान है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की या एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की, जिसे हम लोग जिग जैक या फिर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, द डबलिंग टाइम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स बिकम प्रोग्रेसिवली शॉर्टर। मतलब बैक्टीरिया की सेल जितने टाइम में डिवाइड करती है वो टाइम कम होता जा रहा है। कभी 40 में करती थी, फिर वो 30 में करने लगी, फिर वो 25 मिनट में करने लगी। और फिर पूछा हुआ है कि राइबोसोम की कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन है इस कहानी का। देखो, जब भी कभी बैक्टीरिया को डिवाइड करना होता है तो बैक्टीरिया को अपने प्रोटीन्स बनाने पड़ेंगे, डीएनए डिवाइड करना पड़ेगा, मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी और बहुत सारे प्रोटीन। यानी कि जितना जल्द ही बैक्टीरिया के पास वो प्रोटीन इकट्ठा हो जाएगा जिसकी हेल्प से वो सेल डिवाइड करेगा, तो उतनी ही जल्दी वो डिवाइड कर सकता है। प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए होता है मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम। तो अगर सेल में अच्छी क्वांटिटी के अंदर मैसेंजर आरएनए बन रहा है तो उसको पढ़ने के लिए बड़ी क्वांटिटी में राइबोसोम भी चाहिए। अगर कोई सेल जल्दी जल्दी डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों का रेट बढ़ गया है। और यहां हम राइबोसोम की बात कर रहे हैं तो राइबोसोम का भी नंबर बढ़ना चाहिए, तभी जाकर के तेजी से ट्रांसलेशन होगा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 89, 6 बेस पेयर की लेंथ का एक डीएनए मॉलिक्यूल है और पूछा हुआ है कि कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इसके अगर पहला बेस हो प्यूरिन और लास्ट बेस हो पायरिमिडीन। तो ड्रॉ कर लो इसको। इस 6 कॉम्बिनेशन में पहला प्यूरिन होना चाहिए और लास्ट वाला पायरिमिडीन, बीच के कुछ भी हो। तो प्यूरिन जो डीएनए में होते हैं वो या तो ए होते हैं या जी। डीएनए में टोटल 4 तरह के बेस पाए जाते हैं, ए, टी, जी, सी। इन 4 में से मैं किसी 2 के मिलने की बात कर रहा हूं, ए या जी की। सिमिलरली लास्ट में भी जो पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन 2 तरह के होते हैं, थायमिन या साइटोसिन। तो टोटल 4 में से मुझे ये 2 मिलने चाहिए, इन 2 में से कोई सा भी एक। हाँ, बीच वाली पोजीशन पे कोई भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/4 हर एक की प्रोबेबिलिटी हो गई। सारी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 4/4096 और सिंप्लीफाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1024, जो कि तुम्हारा आंसर भी है। iFly की क्लासेस में ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वेल इन डिटेल इस्तेमाल होती है। हर लेक्चर के अंदर कुट कुट के इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन भी इस तरीके से है कि तुम्हें खुद मालूम नहीं पड़ता कि तुम्हें वो कब याद हो गई। कई बार स्टूडेंट समझते हैं कि सब कुछ रटना पड़ता है, बट जब उनसे कोई सवाल पूछे तो ना मालूम पड़ता है कि रटने की जरूरत नहीं है, वो तो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिमाग में आ चुकी। बात तो ये है ना कि इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी कैसे गई है। अगर मैं तुम्हें ये लाइनें दूं बता करके कि ये लाइन है जो तुम्हें रट के बैठनी है, तो भाई तुम्हारा दिमाग तो ऑलरेडी ठप हो गया। लेकिन अगर किसी कहानी के साथ उस इंफॉर्मेशन को भी तुम्हें दे दूं तो तुम उसको कब खा गए, कब निकल गए और कब वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में चिपक गई तो मालूम भी नहीं पड़ता। iFly की क्लासेस काफी आसान क्लासेस हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन बड़ी मजेदार तरीके से तुम्हें मिल जाती है और जो मेहनत तुम्हें 5 महीने में करनी थी वो 1 महीने में हो जाती है। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981 पर। हम लोग कॉल करेंगे और समझाएंगे क्लासेस ज्वाइन करने का प्रोसीजर। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बड़ी सी घंटी के साथ, और भाई इसको शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ जहां कहीं भी तुम्हारा मन करे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और भी कहीं। iFly के लिए और जानकारी लेने के लिए आप लॉगिन कर सकते हो iflynetgate.com पर। हमेशा याद रखिए कि iFly की क्लासेस आपके लिए कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं। वो काम जो हम अकेले शायद 6 महीने में या 1 साल में करते, उन कामों को 2 महीने में 3 महीने में करा देते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द DBT एग्जाम। थैंक यू, बाय बाय।